ठीक है, थोड़ा अनयूजुअल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए वेन डायग्राम देखते हैं अपन। वेन डायग्राम या वेन डायग्राम कुछ भी कह सकते हैं इसे। वेन डायग्राम में होता क्या है कि अब आपको दो चार चीज़ें समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि हर सेट को अपन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वाई जस्ट सर्कल? वाई जस्ट सर्कल? भाई ऐसा क्यों नहीं कर रहे अपन कि ट्राइंगल से सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि यार ऐसे ही सुंदर लग रहा था, सर्कल अच्छा लग रहा था। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। आप कोई भी क्लोज्ड फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी क्लोज फिगर से। ओके, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, या फिर ओवल शेप हो, कोई भी। लेकिन हम लोग जनरली सर्कल से करते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है सबसे पहली बात। अच्छा एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि सेट को अपन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात ये है कि एक और टर्म आती है यूनिवर्सल सेट नाम की, है ना। तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो वेन इन डायग्राम के नीचे सबसे पहले अपन लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक। अच्छा, यूनिवर्सल सेट मेरे को ऊपर ही लिखवा देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं लिखवा पाया, तो अभी अपन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मली। सबसे पहले देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा, मतलब इससे बड़ा कोई भी सेट। सिंपल सी बात है, देखो बहुत आसान सी बात है। इससे बड़ा कोई भी सेट जो इन सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा हो। जैसे ये सेट को अगर मैं ए बोल दूंगा तो इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा ना, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसा बोल दूंगा शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि भाई ये जो सेट है ये इसको कवर कर दे रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि सर कोई भी सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ कह सकते हैं, लेकिन वो एक सेट के हिसाब से जब अपन सोच रहे तब होगा। मान लो मेरे पास मल्टीपल सेट्स है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल सेट मतलब एक बी सेट भी है। बी सेट मेरे पास अगर ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो अब ए और बी दोनों का यूनिवर्सल सेट ये वाला नहीं होगा, फिर आपका यूनिवर्सल सेट बदल जाएगा। फिर होगा कि आप और थोड़ा सा बड़ा सेट सोचने की कोशिश करोगे। तो अब आप क्या करोगे, हो सकता है कि आप ये लिख दो 11 12 13 14 15 या 14 तक जो भी हो। अब आप बोल दो कि लो भाई दोनों से बड़ा सेट मैंने लिख दिया, इसको कह दो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है, आपकी बात ठीक है, सही है, कह सकते हैं। लेकिन अपन ऐसा चिंदी बना नहीं करेंगे ना कि जस्ट बड़ा कर रहे हैं। अपन क्या करेंगे ना, एक बहुत बाप सेट ले आएंगे जो मतलब हर हालत में कोई भी सेट ले आओ आप, उससे तो बड़ा होगा ही होगा। तो 1 2 3 4 इनका सबसे बड़ा बाप सेट क्या हो सकता है बताओ। या तो मैं बोल सकता हूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अरे भाई 1 से लेकर 6 तक जाओ या 13 तक जाओ, आपको अगर सी सेट भी लिखना है, सी सेट अगर आप लिख रहे हो 1 2 3, मान लो आप चले गए 65 तक, है ना। तो अब उस केस में भी जो आपका सी सेट है उसको ये वाला यूनिवर्सल सेट मतलब नेचुरल नंबर का सेट कवर कर रहा है। तो आपको एक ऐसा सेट लाना, ध्यान से सुनना है ये वाली बात, बहुत ध्यान से। ऐसा सेट लाना है आपको जो इन सारे सेट को गिवन सर्कमस्टांसेस में जितने भी सारे सेट है उनको कवर कर ले या उनसे बड़ा सेट हो। ठीक है, उनका बाप सेट हो। तो एक तो नेचुरल नंबर हो गया। कोई बच्चा आके मेरे को कहेगा कि सर नेचुरल नंबर ही क्यों ले रहे हो, इससे अच्छा आप ले लो ऑल रियल नंबर्स। भाई कोई लफड़ा ही नहीं है फिर तो। अगर गलती से नेगेटिव नंबर भी आ जाते सेट, मतलब मान लो डी आ गया सेट अपने पास -1 -2, मतलब -2 0 सो ऑन ऐसे करके आ गया अगर, तो भाई इसको भी कवर कर लेगा ये वाला। तो आप मतलब रिस्क नहीं लेने का, सिंपल सी बात है। जितना बड़े से बड़ा सेट हो सकता है उसको अपन यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में या गिवन सिचुएशन में जितने भी सेट आपको दिए हुए हैं उन सबसे बड़ा सेट होना चाहिए। क्लियर है, तो लिख लेते हैं अपन डेफिनेशन। लिखें a set that contains all sets in a given context
all sets in a given context is called universal set. It's called universal set. एग्जाम्पल लिख लो भाई, बहुत छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल एकदम। देखो, फॉर द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स के सेट के लिए इंटीजर्स का यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा बताओ? इंटीजर से दुनिया के जितने भी इंटीजर है वो कहाँ माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आएंगे, -2 -1 0 और फिर 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसा होगा। अब इनका बाप सेट कौन हो सकता है? ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर। फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी, द यूनिवर्सल सेट कैन बी the set of rational numbers, the set of rational numbers। ठीक है, और आगे भी तो देखो, और the set of real numbers। आप लोगों को रैशनल नंबर पता है ना क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? जैसे इंटीजर्स है अपने पास, सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर सारे के सारे रैशनल होते हैं। तो हमने क्या करा कि दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है उनको यूनिवर्सल सेट कह दिया। ठीक है, ओके। अब वेन डायग्राम में क्या होता है, लिखो, इन वेन डायग्राम्स यूनिवर्सल सेट ब्रैकेट में लिखे U फॉर अम्ब्रेला is represented by rectangle। मतलब मैं समझाता हूँ ना, पहले लिख लेते फिर समझ लेते हैं। is represented by rectangle and its subsets are represented by any closed figure preferably सर्कल्स। क्यों? क्योंकि सुंदर दिखता है ना, सर्कल सुंदर दिखता है, और कोई रीजन नहीं है। सर्कल आपका काम ज्यादा आसान कर देगा। अच्छा, ये आपने लिख लिया होगा ना। देखो, आप कहानी समझो, आप ना, कहानी क्या चल रही है कि सबसे पहले आपको कोई भी सेट को अगर वेन डायग्राम में सेट को या सेट्स को, बहुत सारे सेट्स को अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो आप सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाओगे और उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे इस तरह। समझ में आ रहा है? और चुपके से ऊपर लिख दोगे U, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। मतलब अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से या इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका यूनिवर्स जो है वो ये रेक्टेंगल है। मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में इसके बाहर कुछ भी नहीं है, अपना ये यूनिवर्स है। ठीक है, दिस इज द यूनिवर्स। अब मान लो आपके पास सेट ए है और सेट बी है और सेट सी, तीन सेट, तीनों। अब अगर ये यूनिवर्सल सेट है और तीन सेट्स अपने पास अवेलेबल थे तो इन तीनों सेट्स का बाप होगा ना ये, तो तीनों की तीनों सेट्स इसके अंदर आएंगे, सबसेट कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे रादर। ठीक है, तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम सेट ए को सर्कल नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दे, सेट बी को हम लोग सर्कल नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दें, और सेट सी को हम लोग कुछ, मैंने रैंडमली कुछ भी बना दिया, आप सोचना मत ऐसा क्यों किया मैंने कि सेट सी को इससे इंटरसेक्ट किया, इससे नहीं किया, अरे कुछ भी बना दिया मैंने। ठीक है, ऐसे अपन कर सकते रिप्रेजेंट। तो सेट ए, बी और सी को आप तीन सर्कल से बनाओगे और यूनिवर्सल सेट जो रहेगा उसको रेक्टेंगल से बनाओगे, और रेक्टेंगल जो रहेगा वो तीनों सर्कल को हमेशा हमेशा कवर करेगा। क्लियर है?
ठीक है, फर्स्ट अब पॉइंट्स लिखे। अब लिखिए F2 सेट्स, F2 सेट्स A and B आर जॉइंट सेट्स। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, मेरे को एक बार और एक थोड़ा सा क्लियर कर लेते, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था। आप सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसका आप ज़्यादा डेप्थ में मतलब मत ढूंढो कि इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स होंगे, इन्फाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो क्या इस सेट में इन्फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ऐसा ना सोचो आप, है ना। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। एक्चुअली वी आर जस्ट यूजिंग अ सर्कल टू रिप्रेजेंट अ सेट, दैट्स इट। सर्कल यूज करने के पीछे हमारा और कोई मोटिव नहीं है, हम बस सर्कल को यूज कर रहे हैं ताकि अपन रिप्रेजेंट कर पाए कि ये एक सेट है ना। बस रिप्रेजेंट कर दे अपन। अब इस सेट के अंदर कुछ भी हो सकता है ना। इस सेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू धीरे धीरे समझाता रहूंगा, ठीक है। अभी केस 1 लिखते हैं अपन, या पॉइंट 1, इफ टू सेट्स है ए एंड बी आर जॉइंट सेट्स, जॉइंट सेट्स बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। लिखो देन वी ड्रॉ देयर वेन डायग्राम एज। कैसे बनाएंगे अपन इनका वेन डायग्राम? आप ऐसे बना दोगे। सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सल सेट बनाना ही बनाना है, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनेगा, फिर यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए और सेट बी आएंगे। तो ये आ गया, मतलब मान लीजिए सेट ए एंड दे आर जॉइंट सेट। बच्चों ध्यान से सुनना है ना, दे आर जॉइंट सेट। जॉइंट सेट है मतलब उनके बीच में चीज़ें कॉमन होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली जॉइंट मतलब कॉमन होगी। तो कॉमन होगी तो दोनों सर्कल, मान लो सेट बी ये है, थोड़ा बड़ा सर्कल है सेट बी, ऐसा मान लेते हैं, उसमें ज़्यादा एलिमेंट है, मानने में क्या जा रहा है। तो ये सेट ए है, आपको सेट ए का ऊपर, मतलब सर्कल ए के ऊपर ए लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चे अंदर लिखते, वो मत करो आप, है ना। ऑल्दो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत पाप कर दिया आपने, बट स्कूल के एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, जेई में तो कोई नहीं देखता है सब। बट जो कन्वेंशन होता है वो क्या होता है कि आप सेट के बाहर उस सेट का नंबर या नाम लिखे। सेट ए, जैसे ये सेट बी है तो अपन बाहर जस्ट स्लाइटली बाहर लिखेंगे। तो ये हो गया जॉइंट सेट, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा जॉइंट सेट। अच्छा, डिसजॉइंट सेट कैसा कहलाएगा? देखो, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, सेट ए के बाहर ए लिख दिया, बी के बाहर बी लिख दिया, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यहां पे आप ये लिख दोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, या सिंपली ऐसे लिखो ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कद्दू, है ना। कद्दू मतलब क्या होता है? 5। कुछ भी नहीं, अरे दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। अगर आप यहाँ पे पूछोगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो मैं बोलूंगा ये शेडेड रीजन। दिस शेडेड रीजन इज बेसिकली द कॉमन पार्ट बिटवीन दीज टू सेट्स। दोनों सेट के बीच में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? ये शेडेड वाला इलाका। अब वो शेडेड वाले इलाके में क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता है ना। अब वो मुझे नहीं पता भाई, तो क्या करूंगा मैं? बस मैं अभी इतना कह सकता हूँ, दिस इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 5। ये डेफिनेटली इट इज नॉट अ नल सेट। नल सेट नहीं है मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। आई रिपीट, ए इंटरसेक्शन बी डेफिनेटली नल सेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। चलेगा? ठीक है। थर्ड लिखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये लिख लेना है ना, वरना क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूं मैं। ये देख के समझ में आ गया ना कि प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है, दोनों सेट इक्वल तो हो ही नहीं सकते। अब ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छा केस है। अगर ए बी का सबसेट है
कौन सबसेट है? ए। बच्चा कौन हुआ? ए। बाप कौन हुआ? बी। समझ में आ रहा है? और यूनिवर्सल सेट तो आपको बनाना ही बनाना है, हर बार बनाना है। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट बना दो, क्योंकि ए और बी का दोनों का एक बाप होगा ना। तो जितने भी सेट है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उन सबका एक बाप सेट होगा अपने पास, उसको अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहाँ पे यू लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यू नहीं लगाया दोनों जगह, आप लोग लगा दो। ओके, अब ये रहा आपका सेट ए, है ना, ये सेट ए है। और सेट, ओ सॉरी, ये सेट बी है, और बी का सबसेट कौन है? ए। तो बी के अंदर कहीं पर ए आएगा। अब मैंने एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं बनाया, ताकि अपने को समझ में आया ना कि दुनिया इतनी खूबसूरत भी नहीं है भाई। एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनाया मैंने कि एकदम सेंटर टू सेंटर हो, कहीं पे भी हो सकता है यार सबसेट। तो थोड़ा सा मैंने बस इतना बता दिया, कि इतना बता दिया मैंने कि वो कंप्लीटली कंटेन्ड है। चलेगा? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इधर, चलो, हेयर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये लिख लेना आप, ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आसान भी है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अपन, 5 मिनट और। लिखिए यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। लिखो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, their union, that is their union, directly their union is a set of all those elements, is a set of all, लाइन छोड़ना चाहिए अपने को ना, all those elements which belongs to either A और B और both। ये जो लिखा है ना मैंने, either A और B और both, सारी कहानी यहीं पे छुपी हुई है। ठीक है, तो either A और B और both, इसका मतलब होता है यूनियन। समझाता हूँ मैं आपको, है ना, मैं बस थोड़ी सी चीज़ समझाऊंगा, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखो भाई, आ गया। मैं आपको, है ना, डायग्राम के थ्रू, चित्र बना के मैं समझा देता हूँ कि यूनियन मतलब क्या होता है। यूनियन मतलब ये होता है कि आपने सेट बनाया, सेट बनाने से पहले आपने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यूनिवर्सल सेट ऐसे बनाया, फिर एक और सेट बनाया मैंने, सेट ए। एक और सेट मतलब एक सेट बनाया मैंने, सेट ए। ठीक है, अब थोड़ा सुंदर डायग्राम बना दें, बहुत देर से मैंने स्ट्रगल कर लिया। ये हो गया सेट ए। फिर हमने बोला कि एक और सेट बना दो यार, तो हमने सेट बी बनाया। ओके, दिस इज सेट बी। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है, कोई तकलीफ? ध्यान से देखना, इन दोनों का यूनियन अगर मेरे को बनाना हो तो उसको शेड करते हैं अपन। लेट अस शेड द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो शेडिंग मतलब क्या होता है ना, या यूनियन मतलब क्या होता है, कि आइदर ए और बी और बोथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइदर ए मतलब ए सेट पूरा, सेट ए हो गया पूरा। तो सेट ए कौन सा है? जो रेड वाला मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज सेट ए। दिस इज सेट ए। अच्छा, सेट बी कौन सा हो जाएगा? सेट बी हो जाएगा बी वाला सर्कल। तो बी वाले सर्कल को भी क्या करते हैं अपन, शेड कर देते हैं। ये ले लेते हैं। तो सेट बी को भी मैंने क्या करा, शेड कर दिया। ये हो गया। अब ध्यान से देखना है ना, सेट ए और बी और बोथ, तो बोथ कहाँ से मिलेगा आपको?
बोथ, जहाँ पर ए और बी दोनों हैं वो कौन सा इलाका है, वो तो ये वाला इलाका है। तो इसको मैं ग्रीन से शेड कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा ना ग्रीन, बट ठीक है, थोड़ा मैं लाइट शेड कर देता हूँ ऐसे। तो मैंने क्या करा, रेड वाले में मैंने सेट ए को शेड करा है, ब्लू वाले में मैंने सेट बी को शेड करा है, और ग्रीन वाले में मैंने क्या किया है, बोथ, जहां पर सेट ए और सेट बी को एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों एक साथ प्रेजेंट थे, वो वाला इलाका मैंने शेड कर दिया है। आपको यूनियन में क्या दिखाना होता है, आपको यूनियन में वो वाला इलाका दिखाना होता है जहां पे कम से कम, बहुत ध्यान से सुनना है ये वाली बात, एकदम हवा में उड़ जाएगी वरना, आपको वो वाला इलाका दिखाना है जहां पर कम से कम एक बार पेन चली हो, कम से कम एक बार पेन चली हो, आपको वो वाला एरिया शो करना है। तो पेन जहां जहां चली है वो कौन सा एरिया है भाई, ये वाला पूरा, दिस होल थिंग, ये है ना। तो इधर पूरी जगह पर, यहाँ पर पूरी जगह पर पेन चली है, तो ये जो इलाका बना है अपना इस शेप का, दिस कंप्लीट थिंग इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये वाला इलाका है। शॉर्ट में मतलब क्या हो गया, दोनों का कंबाइंड एरिया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंबाइंड एरिया ऑफ सेट ए एंड बी, दोनों का कंबाइंड एरिया, ये होता है ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन अपन कल देखेंगे, इंटरसेक्शन के लिए शॉर्ट बता देता हूँ मैं अभी कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, ये ग्रीन वाला बस, ठीक है। तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन, और ए यूनियन बी क्या होता है, कंबाइंड। कल अपन 3 सेट का देखेंगे ना, ये लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, वरना मैं भूल जाऊंगा ना, यूनियन ऑफ 3 सेट्स, ऐसे तो नहीं भूलूंगा मैं ऑब्वियसली, बट कई बार क्या होता है ना, आगे पीछे हो जाता है सीक्वेंस, ठीक है। चलिए, तो कल अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 लेक्चर्स थे, 2 पार्ट में आज ब्रेक हुआ है, कोई बात नहीं। आपको कोई डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हैं, प्रिलिप को आप सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन भेजें, मैं हर एक के सॉल्यूशन जो है वो पर्सनली चेक कर रहा हूँ अच्छे से, आपकी गलतियाँ सुधारने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं ना, बाय बाय।